पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के पोजीशन को जानना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। थोड़ी 2 4 10 बातें जानी जा सकती हैं। 100% बातों पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको मेरे पूरे लेक्चर को देखना ही पड़ेगा। बेटा सबसे पहली जरूरत जो आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी रूल्स आप जानते हैं सब गलत है। आपको ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, तो जान लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। ये मैं आपको थोड़ी ही देर में विजुअलाइज करके दिखा दूंगा कि जितने भी मेथड आपने आज तक पढ़े हुए हैं किताबों के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा, वो सारे के सारे गलत हैं और जहां जरूरत होगी वो कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। तो सवाल पैदा होता है कि मैं आपको किस तरह से सिखाऊंगा कि हम कैसे 118 एलिमेंट में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। पूरे लेक्चर को देखेंगे आप बहुत कुछ सीखने को पाएंगे जो आपके आंख के सामने से तो गुजरा होगा बट कभी आपने उसको देखा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही ये जाना जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ट्रिक को जानना बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला यह है कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल इंटर इन एनी डी ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन नेक्स्ट एस इज फिल्ड। यानी कि 3D में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब 4s क्या हो, भरा हो। अगर मैं बात करूं 4D में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब 5s क्या हो, भरा हो, फिल्ड हो। दूसरी बात जो है वो किसी भी F में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4F में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला 2s भरा हो, यानी इससे अगला 2s कौन होगा, 6s। और अगर मैं बात करूं कि 5F में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा तो बेटा उससे अगला 2s कौन हो जाएगा, 7s हो जाएगा। यानी कि मैंने दो लाइनें बोली जो बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर आप इनको अच्छे से जानेंगे तो अफबाउ रूल, ये रूल, वो रूल, एनर्जी डायग्राम, ये सब 2 कौड़ी की बातें हैं, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या बोला मैंने कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हो और किसी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। ये बहुत गंभीर बातें हैं। तीसरी बात जो मैं बोलूंगा वो तीसरी बात ये है कि बेटा हम जानते रहेंगे कि नंबर ऑफ सबशेल in any shell is always equals to principal quantum number of shell। किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ सबसेल है वो हमेशा सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। जैसे पहला सेल है K, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसमें कितने सबसेल होंगे, 1, और वो कौन है, 1s। दूसरा सेल कौन है, L, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो इसमें कितने सबसेल होंगे, 2, कौन, 2s और 2p। इसी तरह से तीसरे शेल में कितने n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इसमें कितने सबसेल हो जाएंगे, 3s, 3p, 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे मैं करता चला जाऊंगा। मैंने 3 बातें बोली हैं कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला एस भरा हो, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हो, और तीसरी बात मैंने बोली है कि नंबर ऑफ सब शेल इन एनी सेल इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। पहले सेल में एक सबसेल 1s, दूसरे सेल में 2 सबसेल 2s 2p, तीसरे सेल में 3 सबसेल 3s 3p 3d, चौथे सेल में 4 सबसेल 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। बेटा अब लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, या फुली फिल्ड, और या तो कंप्लीट एम्प्टी। ये आपको कम ही लोग बताते हैं लेकिन इसका काफी यूज होता है, या तो कंप्लीट एम्प्टी। ये 4 बातें आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी, या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, या फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, या कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। इन 4 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं गारंटी लेता हूं, आपको निश्चिंत रहिए।
पूरा लेक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको हर जगह मिलेगा, ये बात जानते रहिएगा। तो इससे आपको बोर नहीं होना है, इसको आपको सीख के रखना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि बड़े से ही शुरू करता हूं, सपोज करिए कि हमको ले लेता है कोई एटॉमिक नंबर ले लेता है 54, कहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो सबसे पहले पहला सेल आएगा, पहले सेल में एक सबसेल 1s2, दूसरे सेल में दो सबसेल 2s2, 2p6, तीसरे सेल में तीन सबसेल 3s2, 3p6। अब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s क्या हो, भरा हुआ हो। उससे अगला s क्या है बेटा, जरा देखिए 4s2। अब 4s भर गया, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में जाएगा। 3d क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद जरा देख लीजिए 4p6, चौथे सेल में कितने सबसेल, 4, 4d और 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हो, और किसी भी s में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। तो हम यहाँ ना 4d में डाल सकते हैं, ना 5 ना 4f में डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 5s2, तो जरा देखिए यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 38 के बाद हम आगे 10 डाल सकते हैं d में, क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s खुला हुआ हो या भरा हुआ हो। अब यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो गए हैं वो हमें लगता है कि 48 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 5p6 जैसे ही आप करेंगे तो 48 के बाद 6 और जोड़ देंगे तो आपका 54 हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई कहे कि नहीं सर मैं 59 का करना चाहता हूं, तो देखो बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो, यानी 4s2 फिर 3d10, फिर क्या हो जाएगा 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी d या f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। तो उससे अगला s क्या हो जाएगा 5s2, 4d10, 5p6, 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा। अब जरा देख लीजिए 6s2 होते ही 56 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप चाहें तो काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ 6s2 होते ही अगर 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कभी गलती से 5d में मत डालिएगा, क्योंकि 4f बचा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s खुला हुआ हो। 4f में तब जाएगा जब 6s भर चुका हो, यानी 6s के बाद जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसको आप चुपचाप कहां डाल देंगे, 4f में डाल देंगे बेटा। ये है f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह से जैसे कोई कहे कि नहीं भाई मुझे जो है 102 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो जरा देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। फर्दर क्या हो जाएगा 4s2, 3d10, 4p6, 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5s2, 4d10, 5p6, 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब जानते रहना क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी d या f में इलेक्ट्रॉन तभी जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ होता है। 6s2 ध्यान रखना, 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में डालने की गलती मत करना, क्योंकि अभी 4f खाली बचा हुआ है। 4f में किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगले 2s भर चुके हो। यहाँ जाते ही 56 हो जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया तो 56 और 14 70 हो जाएंगे। फिर आगे 10 कहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, 80 हो गए। 80 के बाद जरा देख लीजिए 6p6, 6d में नहीं जाएगा, 6f में, हालांकि और भी सबसेल है बस उनकी मुझे जरूरत नहीं है, 6f में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या लिख दूंगा 7s2, 7s2 कितना हो गया, यहाँ तक 70 हुआ था और ये 10 80 हो गया था, 88 और 86 और 2 88 हो गया, 88 हो गया। अब जरा देखिए 7s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा 5f में। अगर मैं 88 में 14 जोड़ दूंगा तो 8 4 12 8 1 9 1 10 102 हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन चुपचाप उठा के मैं कहां डाल दूं 5f में डाल दूं। क्यों डाल दूं 5f में, क्योंकि 7s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 5f में। क्यों जाएगा, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं
जब उससे अगले 2 s भरे हुए होते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखे। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो हमारे टीचर हमें नहीं दिखा पाते हैं, किताबें हमको वहां तक नहीं पहुंचा पाती हैं। वो बातें क्या हैं जरा देखिए, उनको मैं आपको दिखाता हूं कि सारी बातें पढ़ करके भी आप कहां समस्याओं को देखेंगे, जूझेंगे और उनसे निपटने में आपको कठिनाई होगी। जो एलिमेंट मैं अब लिखने चल रहा हूं, हर एक एलिमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे भारत में पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटा यही पर्याप्त नहीं है। कैसे, आप आगे देखिएगा। सपोज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर क्रोमियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 20 हो गया, रिमेनिंग 4 यहां डाल दिए। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जरा देखना, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दूं तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4s1। जरा देखिए यहां पे ये तो फुल फिल था, बट ये ना फुल फिल था ना हाफ फिल था। लेकिन यहां जरा देखिए, ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है। मींस दिस configuration has more stability related to this, क्योंकि यहाँ एक ही फुल फिल था, दूसरा ना फुल फिल था ना हाफ फिल था, और यहाँ दोनों हाफ फिल है। और बताई गई पॉइंट्स में जो लास्ट पॉइंट था उसमें आपको बताया गया था कि या तो फुल फिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं या हाफ फिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जानते रहिएगा, जो ब्लू कलर के पेन से लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट शेल का, जो ब्लैक कलर से लिखा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी ब्लैक कलर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये दोनों क्या है, हाफ फिल, और यहाँ एक फुल फिल है, दूसरा ना हाफ फिल है और ना फुल फिल है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या है, ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d में नहीं जाएगा, 4s2 के बाद 3d क्या हो जाएगा 9। अब जरा देखिए, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर देता हूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 3d10 हो जाएगा। चलो इसे भी ब्लू कलर से लिख देता हूं, 3d10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4s1। पहले जरा देखो, 4s फुल फिल था, 3d ना फुल फिल है ना हाफ फिल है। लेकिन बेटा यहां जरा देख लीजिए, 4s हाफ फिल है और 3d फुल फिल है, यानी कि यहां एक हाफ फिल है दूसरा फुल फिल है, यहां एक फुल फिल था दूसरा कुछ भी नहीं था। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा बजाय ब्लैक वाले के। अब इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए और ना जाने कितना कुछ मैं आपको दिखाता जाऊंगा, और आपको उम्मीद करता हूं कि अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मजा आएगा। अगर आपको पढ़ने से लेना देना नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जरा देखिए, अगर मैं डी ब्लॉक का एक पीरियड उठा लूं, कौन सा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, इस पे देखिए बहुत सारे स्टार्स लगा देना हो, रीजन है तो आग में कूद जा। बेटा इसमें मॉलिब्डेनम से लेकर के सिल्वर तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 42 जहां तक, और इसका हो जाएगा 43 44 45 46 47। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे मैं सब पे स्टार लगा देता हूं। अब देखिए, यहां से आपको नहीं बताया गया होगा बेटा, यहां से मैं आपको बताऊंगा और आप एक एक करके देखते चलिए। अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर है 42, तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब आप खुद से मन में बोलिए कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। उससे अगला s कौन हो जाएगा, 4s2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d10 हो जाएगा, 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2
5s2 पे 38 हो जाते हैं, 42 के लिए रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां डाल दिया। अब फिर आप यहां ध्यान से देखिए कि अगर बेटा मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा, 4d5 हो जाएगा और 5s1 हो जाएगा। जरा दोनों को देखिएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन ब्लैक कलर के पेन से लिखा है उसमें 5s तो फुलफिल है, लेकिन 4d ना फुलफिल है ना हाफ फिल है। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लू कलर के पेन से लिखा गया है उसमें 5s भी हाफ फिल है, 4d भी हाफ फिल है। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस। इसलिए आउटर मोस्ट शेल में 4d4 5s2 ना होकर के क्या हो जाएगा, 4d5 5s1 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से मॉलिब्डेनम के बाद जब हम टीसी पे जाएंगे तो ये नॉर्मल तरीके से चलेगा, लेकिन एक ऑर्डर है, मैं यहां से यहां तक ले ही लेता हूं। जरा देखिएगा कि 43 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि इनसे इनके बीच का है याद रखना आसानी होगा इसलिए मैंने सबको लिख दिया है। 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 38 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन चुपचाप उठा के किस में डाल दिया, 4d में। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज़ दिस इज फुल फिल एंड दिस इज हाफ फिल। लेकिन Ru से ये ऐसा खेल शुरू होगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो खेल क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए बेटा। यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रुबिडियम से। जब आप Ru का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 44, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिल से भी पूछ लीजिएगा कि किसने आपको बताया, या कभी भी किताबें भी आपको नहीं बताने में समर्थ रहेंगी। ध्यान से देखना, अगर आप इनमें नजर पड़ भी जाएगी जिसका रीजन नहीं जान पाओगे आप, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा आप जानते हो। 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2। ध्यान से देखना, 5s2 करते ही हमारे पास कितने 38 हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बचे, उनको हम कहां डाल देंगे, 4d में। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वहां आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं दिया हुआ है। अब सारे नियम यहां से कैसे फेल हो जाएंगे, वहां क्या दिया हुआ है, वहां पे बेटा दिया हुआ है 4d7 5s1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना बेटा। अब आज आपने नहीं देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तभी आप ट्रांसफर करते हैं जब ये या तो फुलफिल बने या हाफ फिल बने। यहां तो ना फुल फिल बन रहा है ना हाफ फिल बन रहा है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आप देखोगे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा होगा आउटर मोस्ट शेल का, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। आपसे कोई पूछेगा रीजन, तो जान लीजिएगा कि अगर मैं इसको बोलूं सेकंड और इसको बोलूं फर्स्ट, तो आउटर मोस्ट के केस में बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, नहीं पूरा बदल दो, यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज रहेगा। तो आउटर मोस्ट शेल के लिए, किसके लिए, आउटर शेल के लिए बेटा सेकेंड इज मोर क्लोज, या ऐसे लिख दो, आउटर मोस्ट शेल में D7 इज मोर क्लोज टू D10 रिलेटिव टू, बहुत ध्यान से समझना बात को, रिलेटिव टू D6। कह रहा है कि इसलिए साइंस कहता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा क्योंकि जो D7 है बेटा वो D10 हाईली स्टेबल होता है बिकॉज इट इज फुलफिल। तो D7 इज मोर क्लोज टू D10 रादर देन D6, रिलेटिव टू D6। दैट्स व्हाई यहां हम ऐसा लिखते हैं। तो आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होगा कि सर हम ऐसा कहां करते हैं, तो मैं वो सारे केसेस आपको बता देता हूं कि ऐसा कहां करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ऐसा कहां करते हैं बेटा। और यही रीजन सब में चलेगा, क्या कि जो D10 के मोर क्लोज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का आइडियल केस क्या है, फुलफिल। तो जो उसके ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगला अगर हम RH का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट 45
तो जरा देख लीजिए कि RS का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 के बाद क्या हो जाएगा 2s2, 2p6 क्या हो जाएगा 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, 4d, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 होते ही क्या हो गया 38 हो गया। अब हमें 38 यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, तो यही सही होना चाहिए नियमों के हिसाब से। लेकिन बेटा जब तुम देखोगे एनसीईआरटी तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं मिलेगा, वहां चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा होगा। और क्या लिखा होगा एनसीईआरटी में, जब आप देखोगे तो 4d8 लिखा रहता है और 5s1 लिखा रहता है। किताबें इसका रीजन तो नहीं देती हैं और ना ही जो लोग आपको पढ़ाते हैं वो आपको यहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बार तो ऐसा हो जाता है उन्हें खुद बेचारों को नहीं मालूम रहता है। तो जरा देख लीजिएगा, अगर हम यहां बात करेंगे तो D8 more close to D10 right than D7, that's why this one is the more stable। यही कारण है हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, यहां से शिफ्ट करा के यहां डाल देते हैं। बेटा इसी सिलसिले में जब हम आगे चलेंगे और पैलेडियम को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विशिष्ट हरकत होगा, बहुत ही एक ऐसी घटना घटेगी जो आपने केमिस्ट्री में पहले कभी देखी ही नहीं है और उसको जानना बहुत जरूरी है। कैसे, जरा देखिए, IIT जेईई में ये एक बार एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है कि पैलेडियम में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, आप ये बताइए। तो जरा देखिए, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि मैं आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा और मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n+2 वेयर n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा करके मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दूंगा। लेकिन जो भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे सब गलत होगा। कैसे, जरा देखो, पैलेडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 46, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5s2, 5s2 38 हो गया, 38 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 मैंने यहाँ डाल दिया। अब मेरे और आपको जिसने भी किसी ने सिखाया होगा उसके हिसाब से तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। लेकिन बेटा जब आप बुक को खोलोगे तो छुपा के लिखा होगा, जीवन भर पढ़ने पे भी उस पर नजर नहीं जाती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5s0। बाप रे, ये क्या हो गया, यहाँ तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ से यहाँ भेज दिए गए। तो तुम पूछ सकते हो क्या मैं अपनी मनमानी करूंगा, जहां जितना इलेक्ट्रॉन मन हो वहां डाल दूं? नहीं, मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा। बेटा ध्यान से बात को समझना कि पहले साइंस आया है या पहले नेचर। तो आप जब सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि साइंस बच्चा है नेचर के सामने। साइंस प्रयास करता है नेचर में हुई घटनाओं को बताने के लिए, लेकिन कभी साइंस कंप्लीटली नेचर की सारी घटनाओं को नहीं बता सकता है, ये भी जान लीजिए। तो ये जानते रहिएगा कि जो हुआ है उसे ही साइंस बताता है। अब जब पैलेडियम को देखा गया तो बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसे मैं नाम दे देता हूं 1 और इसे नाम दे देता हूं 2। बहुत ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 के हिसाब से पैलेडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि डी में जरा देखिए D8 है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है D8 है। जब भी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो रिएक्टिव होता है। कैसा होता है वो? रिएक्टिव होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने देखा तो पीडी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे क्या होना चाहिए? रिएक्टिव होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पेपर पेन में जो आएगा उसे मानोगे या लैब में जो हो रहा होगा उसे मानोगे? भैया मैं तो जो लैब में हो रहा होगा उसे मानूंगा। तो प्रैक्टिकली ये रिएक्ट नहीं करते थे, इसलिए इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को खत्म करने की जरूरत लगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को खत्म करने के लिए चुपचाप 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। किसमें? 4d में। यानी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 से हम देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? D10। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, और जब रिएक्टिव नहीं होगा तो
जो लैब में या जो प्रैक्टिकली घटना हो रही वो एक्सप्लेन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो इसका नेचुरल फिनोमिना है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये आसानी से रिएक्शन नहीं देता, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां भेजने पड़े, और पूरे 118 एलिमेंट में कहीं और ऐसा नहीं होता, अकेला ये इकलौता एलिमेंट है जहां पे ये होता है। अब जरा देखिए कि जो जेई में क्वेश्चन पूछा था, अगर वो आपसे कहे कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दो बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जरा देखो डी, आप अगर आप क्या लगभग भारत की 99.99% जनता मैग्नेटिक मोमेंट D8 से निकालेगी। D8 में जरा देखिएगा क्या स्थिति होगा। डी में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो म्यू कितना हो जाएगा? √2 इंटू 2 + 2, 2 2 4 2 8, यानी 2√2 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, जो आप निकाल लोगे। बट एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट किससे आएगा? D10 से, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। यानी आपसे कोई पैलेडियम का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ दे तो आप फटाक से बोल दोगे 2√2, और फटाक से आंसर क्या हो जाएगा? गलत। पैलेडियम का मैग्नेटिक मोमेंट 2√2 नहीं, 0 होता है। क्यों 0 होता है वो मैंने इतनी देर में आपको समझाया, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पैलेडियम के बाद स्टार देखिए, इसीलिए इस पे कई सारे स्टार भी लगे हुए हैं, किस पे इतनी सारी बातें थी। बेटा आगे अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर पे आ जाएं। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा जरा देखिए। मैंने आर्टिकल शुरू करने से पहले आपसे बोला था कि जिसने भी आपको पढ़ाया होगा वो गलत पढ़ाया है, जिसने भी आपको बताया उसने आपको अच्छे से नहीं बताया है। इसलिए आप इसको पूरा देखें और आप इसके अंदरूनी बातों तक पहुंचे, जो इसका रियल मिस्ट्री है, असली रहस्य जो है, वहां तक आप बातों को देखें। आगे अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की बात करूंगा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 47। बहुत ही आसान है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 7s2 38 हो गया। अब 38 हो गया तो यहाँ पे चुपचाप उठा के कितना डाल दिया जाएगा? 9 डाल देंगे तो 47 हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4d10, और ये क्या हो जाएगा? 7s1। यहां 4d फुल फिल है और 7s हाफ फिल है। यहां 7s फुल फिल था, लेकिन 4d ना तो फुल फिल था और ना ही हाफ फिल था। जबकि हर्ट्ज ने बता रखा है कि या तो फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं, या हाफ फिल, या कंप्लीटली एम्प्टी। तो यहाँ दो फुल फिल सबसेल्स हैं, और यहाँ पे जरा देखिए, एक फुल फिल है, दूसरा ना फुल फिल है ना हाफ फिल है। दैट्स व्हाई दिस स्टेबिलिटी इज मोर प्रायर ऑन दिस। एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ outermost shell written by blue pen is completely correct and written by black pen is completely wrong. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ एलिमेंट हैं जो हमारी बैंड बजाते हैं, जिन तक हम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। वो जरा देख लीजिए कौन कौन है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए, तो जरा देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6, 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 4d10, 4d10 उसके बाद कहां चला जाएगा? 5p6, फिर कहां चला जाएगा? 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही 56 कंप्लीट हो जाता है। अब बताओ 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? 4f1 में जाना चाहिए। लेकिन जब आप बुक खोल के देखोगे तो लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 के बाद 4f में जाने के बजाय 5d में चला जाता है। आपने तो सुना था कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s खुला हो। 6s के खुलने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो जान लीजिएगा बेटा, फिर बता देता हूं
नेचर से केमिस्ट्री आई है, केमिस्ट्री से नेचर नहीं आया है। तो जो लैंथेनम नेचर में पाया जाता था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली दिखाता था। +3 अगर इलेक्ट्रॉन अंदरूनी 4f में इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो उसपे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। तब लैंथेनम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, +2 दिखाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या दिखाएगा? +2। प्रैक्टिकली देखने पे कैसा दिखाता है? +3। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रखना पड़ेगा जिससे नेचर वाला लैंथेनम प्रूफ हो सके। तो नेचर वाला लैंथेनम +3 दिखाता है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल जना जानते रहिएगा कि NS और N-1D इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है, इसलिए इस कंप्लीट व्यवस्था को बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल। दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल। यानी कि 6s आउटर मोस्ट शेल नहीं है, 5D भी आउटर मोस्ट शेल है। तो क्योंकि इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रूफ हो सके, इसलिए यहां ना इलेक्ट्रॉन डाल के कहां डाल दिया जाता है? यहां। तो ये कंप्लीटली क्या होता है? एम्प्टी होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है आउटर मोस्ट शेल का? 6s2 5d1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से जब आप लैंथेनॉइड के बाद एक्टिनियम की बात करेंगे तो सेम बात वहां भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? जरा देखिए। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो जहां तक मुझे याद है 89 ही होता है, और जो मुझे याद है वही अंतिम सत्य मान लीजिएगा। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तुरंत यहाँ 14 डाल दूंगा 70 हो जाएगा, तुरंत यहाँ 10 डाल दूंगा 80 80 हो जाएगा, बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास बचा। तो 9 इलेक्ट्रॉन जरा देखिए हम कैसे हैंडल करेंगे। 6p6 3 बचा, 6p6 के बाद 6d में नहीं जाएगा, 6f में भी नहीं जाएगा, सीधे चला जाएगा 7s2। अब 7s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है नियमतः, लेकिन यहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर मैं 7s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन f में डाल दूंगा, आउटर मोस्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सिर्फ 2, और एक्टिनियम बजाय +3 के क्या दिखाएगा? +2। अब बताओ कि नेचर में पाए जाने वाला एक्टिनियम क्या दिखाता है? +3। तुमने कॉन्फ़िगरेशन जो कर दिया वो किसको सपोर्ट करता है? +2, जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा? नहीं, वही माना जाएगा जो +3 दिखाता है। तो +3 दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती मुझे कहां डालना पड़ेगा? कहां डालना पड़ेगा? 6d में डालना पड़ेगा। अब 6d में एक इलेक्ट्रॉन डालते ही जरा बताइए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे वीक होता है क्योंकि उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे तो एक्टिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। बेटा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बातें हैं जो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाई जा सकती हैं। जो आप देख भी रहे होंगे कि आपको वो सांप सीढ़ी वाला रूल बताया जाता है जिसमें इसके नीचे वो बना दो, उसके नीचे वो बना दो, और फाइनली उससे आउटपुट कुछ नहीं आता है। एक रट्टा मार प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ती है और आप कभी भी अच्छी बातों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब 2 बातें और आएंगी। एक तो आएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर है 78। यहां भी जरा ध्यान से देखें तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को समझ करके। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4f में नहीं जाएगा तो 5s2 5d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। 6s के बाद
4f में जाएगा, 14 70 हो गया। यहाँ अब जरा 70 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ 8 डाल, 78 कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप बुक को थॉरोली पढ़ोगे तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं मिलेगा आपको मिलेगा 5d9, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका होगा। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः तभी ट्रांसफर करते हैं जब या तो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन बने या हाफ फिल। यहां ना फुल फिल बन रहा है ना हाफ फिल बन रहा है, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि D9 इज मोर क्लोज टू D10 relative to D8. This is the reason to transfer one electron from 6s to 5d, जो हमने पीछे D ब्लॉक के कौन से पीरियड में, यानी 5th पीरियड में हमने अप्लाई किया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। अब जाने इसके बाद प्लैटिनम के बाद गोल्ड आता है, तो गोल्ड भी एक्सेप्शनल केस को फॉलो करता है। गोल्ड में जरा आप देखें कि 78 के बाद 79 आता है। एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना है, 79 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे 5s2 4d10 5p6, 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2, उसके बाद 4f में डाल दोगे, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 9 डाल दोगे। अब यहाँ तो आपका सामान्य रूल फॉलो होगा जो आप अच्छे से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ ट्रांसफर करना जान पे नहीं आता, लेकिन प्लैटिनम में, Ru में, RH में ट्रांसफर करना जान पे आता है, क्योंकि वहां ना फुल फिल बनता है ना हाफ फिल बनता है। तो हमें सीखना पड़ेगा वहां क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया। तो देख लीजिए आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है और ये सही है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह से जहां भी आपको मिले, कुछ एलिमेंट्स और बच रहे हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो आपको बता ही देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। एक बचेगा आपको F ब्लॉक में, चलो F ब्लॉक का अलग से बता दूंगा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप ध्यान से देखें। बंद कर दो। अब अगले एलिमेंट अगर हम Rg को सेलेक्ट कर लें, जो कि D ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप 12 का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 111। अगर आपसे पूछे कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए, तो आप क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद तीसरा सेल खुल जाएगा तो 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 के बाद 4d10 5p6, 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, आपको मालूम है। बीच में मैं एक थोड़ी सी और बात आपको बताना चाहता हूं। आप मुझसे बोल सकते हो कि सर आपने पहले सेल को खोला तो एक सबसेल लिया, सर आपने दूसरे सेल को खोला तो 2 सबसेल लिया, सर आपने तीसरे सेल को खोला 3 सबसेल लिया, सर आपने चौथे सेल को खोला आपने 4 सबसेल लिया, लेकिन सर आपने 5वें सेल को खोला तब तो आपने 5 सबसेल नहीं लिया। बेटा 5 सबसेल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 5वें सेल की बात करेंगे तो 5वें सेल में नंबर ऑफ सबसेल 5 होने चाहिए, बट हम उसको कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी तक अर्थ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है, उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर है वो 120 के आसपास है। 118 हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, 2-3 नए इन्वेंटेड हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें F से आगे जाने की जरूरत नहीं लगती है। रहती दुनिया में अगर कभी 200, 400, 500 एलिमेंट खोजे जाएंगे तो हमें इसकी जरूरत लगेगी।
और हम उसके बाद इसको खोलेंगे, क्योंकि अभी तक जितने नोन एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F तक ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम फर्दर सबशेल को नहीं खोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्चुअली हम ये कह देंगे कि पांचवें सेल में 4 सबशेल होते हैं, नहीं, पांचवें सेल में भी 5 सबशेल होते हैं, बट हम पांचवा सबशेल इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, 6s2 के बाद 56 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब हम 6s के बाद सीधे इलेक्ट्रॉन 4f में डालेंगे। क्यों डालेंगे मैंने कई बार आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन केवल और केवल तब जाता है जब उससे अगले 2 s भरे हुए हों। बेटा अगर हम फर्दर बात करेंगे तो उसके बाद रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, d में चले जाएंगे। तो यहां से समझ में आता है हमको कि टोटल कितना हो गया, 56 and 14 is 70 and next 10 is 80. Now उसके बाद 80 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, ठीक है। 80 के बाद 6p6 86 के बाद 6d में नहीं जाएगा और 6d में नहीं जाएगा, 6f में भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, 7s2, किसकी बात करेंगे, 7s2। 7s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मैं आपको फिर से काउंट करा देता हूं। 6s2 होते ही 56 हो जाते हैं, 56 में आप 14 ऐड करोगे तो 70 हो जाएंगे, 70 में आप 10 ऐड करोगे तो 70 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में आप 6 ऐड करोगे तो 86 हो गया और 2 ये मिलाकर के कितना हो गया, 88। अगर 88 हो गया तो 88 के बाद रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, 5f में। क्यों, क्योंकि 7s खुल चुका है। अब अगर 88 और 14 को सम किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 102 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 102 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास 111 के लिए कितने बचते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं बेटा। तो रिमेनिंग 9 को मैं कहां डाल दूंगा, 6d में डाल दूंगा। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो किताब में आपको आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा दिस इज 7s2 एंड 7s1 and 6d10. What happened? One electron is shifted from 7s to 6d. अब कोई पूछे आपसे क्यों, क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देने से ये फुल फिल हो जा रहा है और ये हाफ फिल है। यहां ये फुल फिल तो है लेकिन ये ना फुल फिल है ना हाफ फिल है, मींस दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is more stable. That's why the outermost structure will contain this electronic configuration, not this electronic configuration which is written by blue pen. ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक फुल फिल है, दूसरा ना फुल फिल है ना हाफ फिल है। लेकिन यहाँ एक फुल फिल है और दूसरा हाफ फिल है। ये दोनों हुंस रूल के हिसाब से मोर स्टेबल होते हैं। हुंस ने बोल रखा है कि या तो फुल फिल सबसेल्स ज्यादा स्टेबल होंगे या हाफ फिल। तो यहां से हम लोग आगे चलेंगे और आगे चल के एक बार चीजों को समअप करेंगे। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको स्कूलों में, हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है वो हमारे लिए इनसफिशिएंट था। कैसे इनसफिशिएंट था, उससे हम लगभग 30 या 40 तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स तक पहुंचाया, जरा देखिए वो एलिमेंट्स कौन थे जो आपकी नजर से बचते हैं। इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको कहीं नोट्स बना करके लिख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि क्रोमियम और कॉपर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे इंडिया में बताया जाता है, लेकिन उसके बाद यहां से बचना शुरू हो लिया जाता है। मॉलिब्डेनम, उसके बाद Ru, Rh, Pb, Ag, उसके बाद आपको मिल जाएगा Ag के बाद प्लैटिनम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद Rg। ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 42 है और ये 44, 45 एटॉमिक नंबर है ये सबके। 46 इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जितना वेरी लगा दूं उतना कम है। ये कितना है 47, ये कितना है 78, ये कितना है 79, ये है 111, मुझे तो याद है।
आप भी कोशिश करोगे बेटा तो आपको भी याद हो जाएगा। CuAg AuRg ये एक्चुअली एक ही ग्रुप के होते हैं। इनके ऊपर कौन रहता है? कॉपर रहता है। यानी कि CuAg Au और Rg ये जो है they all are belonging to D block and their group number is nothing but 12। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जितने रूल रेगुलेशन किताबों में पढ़ते हैं एक भी काम नहीं आएगा और उनसे आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप पूछोगे क्या सर मुझसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा? नहीं, आपसे क्वांटम केमिस्ट्री में उठा के पूछ लेगा कि पैलेडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ, आप घूम जाओगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। आपसे इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पूछ लेगा, आप घूम जाओगे क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। तो क्वांटम केमिस्ट्री, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल या इस तरह से कई जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से कई तरह के न्यूमेरिकल बना सकता है जिनमें हमें जरूरत लगती है किस बात की? इस बात की कि हमको मालूम हो कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब बेटा बचता है हमारे पास F ब्लॉक। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने sp_d के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक आपको बताए, लेकिन मैंने F ब्लॉक के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। अब क्यों नहीं बोला है उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जरा देखिए, F ब्लॉक दो पीरियड से मिलकर बना हुआ है जिसमें पहला है लैंथेनॉइड। लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड बोलते हैं। सॉरी, क्योंकि इसमें लैंथेनम के बाद आते हैं एलिमेंट्स इसलिए इस सीरीज को क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड। मैंने आपको याद भी कराया था, लालू सीमा प्रीति नंदा पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे था होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। मीन्स द लैंथेनॉइड स्टार्टेड फ्रॉम लैंथेनम and it ends on the lutetium. If we are talking about the atomic number, then this one is 57 and now it is 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 70 and 71. Means lanthanide is started from 58 and ends on atomic number 71. 58 is the atomic number of cerium and 71 is the atomic number of lutetium. अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए, यहां पे वैज्ञानिकों ने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रपोज किया। सबसे पहला था कि ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जो मैंने आपको ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जैसा कि आप बताया वो है जो आप जानते हैं। जैसे कोई उठा ले सीरियम को जिसका एटॉमिक नंबर है 58, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाता हूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। 4s2 3d10 4p6 4d में भी नहीं जाएगा, 4f में भी नहीं जाएगा। 5s2 4d10 5p6 5d में भी नहीं जाएगा, 5f भी नहीं जाएगा। 6s2 जैसा कि मैंने आपको बताया 6s होते ही 56 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने याद कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी याद करिए, आप भी प्रैक्टिस करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 6s2 कंप्लीट होगा तो 56 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ फॉर 58 केवल हमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, यानी वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बताओ 6s के बाद कहां चला जाएगा? 4f में चला जाएगा। हम इसको ऐसा लिख देंगे, लेकिन आप जब बुक खोल के देखोगे तो ये लिखा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है वो 2 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करती है। पहला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व जो मैंने आपको सिखाया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थ्योरेटिकली बातें प्रूफ होती हैं। अब जरा देखिएगा, पूरे लैंथेनॉइड में देखा गया तो दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि सब के सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब अगर सबके सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं तो मेरी मजबूरी हो गई कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं। ये मेरी मजबूरी है। क्यों?
क्योंकि फिर बता देता हूं, साइंस से नेचर नहीं पैदा हुआ है, नेचर से साइंस पैदा हुआ है। अगर नेचर में कोई एलिमेंट +3 दिखाता है तो हमें ऐसी ही थियरी देनी पड़ेगी जिससे +3 प्रूफ होता हो। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सिर्फ +2 तो दिखाएगा लेकिन +3 नहीं दिखाएगा। अब अगर ये +3 नहीं दिखाएगा तो बताओ नेचर वाले सीरियम को वायलेट कर रहा है कि नहीं? जो नेचर में पाया जाता है वो +3 दिखाता है। तो मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी क्या है, मैं जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के कहां डालूंगा, 5d में। तो जरा देख लीजिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, फिर जान लो क्यों। क्योंकि मुझे वो घटना प्रमाणित करनी है जो कहां पे दिखाई जाएगी, जो नेचर में दिखाई जाएगी एलिमेंट के द्वारा। तो यही आपको सब में करना है, इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं। आप सबसे पहले वो करिए ऑब्जर्व जो मैंने आपको सिखाया, फिर आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन F में से निकाल के कहां डाल दीजिए, D में, बिना कुछ सोचे समझे। अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि NS और N-1D की एनर्जी आपस में क्या होती है, लगभग बराबर होती है। आपस में क्या होती है, एनर्जी लगभग बराबर होती है। तो देखो 6s और 5d की एनर्जी आपस में लगभग क्या होगी, बराबर। तो अब आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 हो गया 6s में, 1 हो गया 5d में। तो बताओ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से दूरी क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम। तो आसानी से रिलीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रमाणित करेगा, प्रूव करेगा, एविडेंस देगा कि लो भैया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से +3 दिखा सकता है। इसलिए ऑब्जर्व आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है। ये ऑब्जर्व है और इसको बोलते हैं आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जब भी अपना का कोई एलिमेंट हो तो कान खोल के सुन लीजिए, वही करना जो मैंने सिखाया है। फिर चुपचाप जबरदस्ती F में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां डाल देना, D में डाल देना। अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, तो जरा देखिएगा कि कैसे जनरलाइज करूंगा मैं इसको। आप इसको जरा ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को ये चीजें आसानी से बताई नहीं जाती, ना ही उन्हें समझ में आता है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। जरा देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कहां से कहां तक, लैंथेनम से, तो लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, संघ। आगे इधर यूज कर लेता हूं थोड़ा हिस्सा। पीएम संघ के बाद यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लूटेगी। बेटा इसके हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइए लिखते हैं। किसको किसको, ऑब्जर्व को और आइडियलाइज्ड को। किसको किसको, ऑब्जर्व को और आइडियलाइज्ड को। आपको भी मजा आएगा। जरा देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं ऑब्जर्व और यहां लिख दूं क्या, आइडियलाइज्ड। आइडियलाइज्ड यानी जो नेचर में होने वाली घटनाओं को प्रूव करेगा। लैंथेनम जरा देखिएगा, ज़ीनॉन तक 54 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। अब बार बार मैं 1s2 2s2 करूंगा तो वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। आप जान लीजिए कि कहीं भी मैंने ज़ीनॉन लिख दिया यानी वहां पे 54 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। अब जरा देखिए 6s 4f और 5d, ये हिस्सा बचता है जो पीछे मैंने करके आपको दिखा दिया है। 6s 4f 5d बचा। तो इसके बाद जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां डालते हैं तो क्या हो जाता है, 6s 2। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। ये कितना हो गया, 58, 59, 60, 61, 62 एंड सो ऑन। तो जरा देखिए यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1 इलेक्ट्रॉन F में जाना चाहिए, लेकिन F में नहीं जाता, वो कहां चला जाता है, D में। कारण क्या है, इसका भी कारण यही है कि लैंथेनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3। अगर मैंने F में डाल दिया तब तो ये +2 ही दिखाएगा, जबकि नेचर वाला क्या दिखाता है, +3। तो हमें वैसा ही थियरी देना पड़ेगा जिससे नेचर की घटनाएं क्या हो, प्रमाणित हो, जिससे नेचर की बातें क्या हो, एक्सप्लेन की जा सके। तो बेटा हम F में ना डाल करके कहां डाल देंगे, D में डाल देंगे। अब आइडियलाइज्ड भी इसका कैसे होगा, एज इट इज होगा, ज़ीनॉन 4f0
5d1 6s2। अब देखो आगे मजा आने वाला है आपको। यहां भी जरा देखिए, जैसे ही मैं xenon लिखा 54 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, जैसे ही मैंने 6s2 लिखा 56 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बचा 4f और 5d। तो ऑब्जर्व में मैंने क्या लिखा है, बाकी दोनों कहां डाल दूंगा, f में, क्योंकि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4f में। लेकिन जो आइडियलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, उसमें क्या करेंगे, जबरदस्ती f में से एक इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, d में डालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो, डिफाइनेबल हो, बताया जा सके कि हाँ ये +3 दिखाता है। अगर ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा लिख के छोड़ दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को समझा नहीं पाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भैया ऑब्जर्व है, ये उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि तभी ये इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगा, एक्सप्लेन। आगे चलते हैं, आगे मजा आएगा, बहुत आसान है। जैसे मैंने xenon लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 54। 6s2 कर दिया, कितने खत्म हो गए, 56। अब कितना, 3 बचा, तो किसमें डाल दो, f में। अब बताओ, ये तो हो गया कौन सा, ऑब्जर्व। तुम्हें क्या करना है, f में से जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां डालना है, d में डालना है। क्यों डालना है, ये आपको मैंने बार बार बोल दिया कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज तभी एक्सप्लेन होगी। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से आप आगे चलते जाइए, f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, और जैसे जैसे आप f में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, वही प्रोसीजर आगे आप फॉलो करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी आपको पहली चीज तो पढ़ाया नहीं गया होगा, और अगर कहीं आपके सामने क्वेश्चन आया होगा ब्लॉक का इस तरह से, तो आपको बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके पीछे यही रीजन है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 5d 6s2। उसके बाद बेटा यहाँ आएंगे, फिर जबरदस्ती क्या करिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ये जबरदस्ती मैं लॉजिकली कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहीं भी जबरदस्ती कर दो, यहां करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वी आर शिफ्टिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4f to 5d in all idealized electronic configuration। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4f 6 5d 0 6s2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, xenon। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4f 5 5d1 6s2। इसी तरह से जब इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आइए थोड़ा सा हमारे पास जगह बच रही है, तो उसको क्यों ना यूज कर लिया जाए, जिससे अच्छे से लिखा जा सके। बेटा आगे हमारे पास क्या बचेगा कि लालू सीमा प्रीति नंदा पीएम संघ, आगे बचेगा यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे होल अर्निंग टीम हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ाएंगे, तो यही सिलसिला बढ़ता जाएगा। हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको एक तो बताना है भैया ऑब्जर्व, और दूसरा क्या बताना है, आइडियलाइज्ड बताना है। तो EU में जरा देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ कहाँ आप छोड़ के आगे बढ़े थे, चलिए xenon। अब यहाँ पे आप आएंगे तो इनका एटॉमिक नंबर भी चलिए मैं लिख देता हूँ, 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। आगे जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 4f7 5d0 और ये क्या हो जाएगा, 6s2। देखो यहां पर ये फुल हाफ फिल है, फिर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या है मेरी मजबूरी, कि इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं डिफाइन कर सकूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। कैसे, ये +3 दिखाएगा ही नहीं, जबकि नेचर वाला दिखाता है। यहां जरा देखिए सीधी, ये xenon, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4f8 लिखना चाहिए, 5d0 6s2। लेकिन यहां जरा देखिए, यहां क्या है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दूं तो देख दो बातें हो जाएंगी। यानी कि चलो पहले इसको कर देते हैं, xenon 4f7
5d1 और ये क्या हो जाएगा 6s2। तो बेटा इसका जो ऑब्जर्व होगा वो भी हमें क्या सिखाएगा कि चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हम जानते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर दिया यहां, यानी ऑब्जर्व में भी वही होगा और आइडियलाइज में भी वही होगा। भूल जाओ आइडियलाइज, तो हमने आपको क्या सिखाया भाई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। यहाँ 8 था हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ भी हो गया 7 और यहाँ हो गया 1। यहाँ एक बात काफी नोट करने का है, क्या नोट करने का है कि गैडोलीनियम का जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो आइडियलाइज, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह से बेटा अब मैं बार बार ना लिखूंगा, यहाँ आपको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। यहाँ 4f8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4f7 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4f9, यहाँ क्या हो जाएगा 4f8, बाकी सब कुछ है इट इज। यहाँ क्या चलेगा, अभी जानते रहना D0 चलता रहेगा, नहीं पता लगा D1 कर दो, D0 चलता रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4f10 और यहाँ क्या हो जाएगा 4f9, यहाँ 4f11, यहाँ क्या हो जाएगा 4f10, बाकी सब कुछ है इट इज। यहाँ क्या हो जाएगा 4f12, यहाँ क्या हो जाएगा 4f11, यहाँ क्या हो जाएगा 4f13 और यहाँ क्या हो जाएगा 4f12, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा ध्यान देना 4, देखिए ज़ीनॉन कितना हो गया 56, उसके बाद सॉरी 54, 6s2 कितना हो गया 56। अब जरा देखें कि 4f और 5d है, 56 के बाद अगर मैं यहाँ 14 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा 70 और यहाँ 1 डालना पड़ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए एज इट इज रहेगा ज़ीनॉन 4f14, 5d1, 6s2। तो आप ध्यान रखना कि आपको ल्यूटीशियम पे और गैडोलीनियम पे मैंने 3-3 स्टार लगा दिए हैं। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड और आइडियलाइज्ड, और इसका भी कौन ऑब्जर्व्ड और आइडियलाइज्ड, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एज इट इज है। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं, सारे लैंथेनॉइड्स जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स से क्या होता है डिफरेंट। क्या किया जाता है, पहले वही करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके बाद सिंपली F में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो बेटा, कहां पे D में शिफ्ट कर दीजिए। कौन से D में 5D में, कौन से F से 4F से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो लैंथेनॉइड के बाद हमें मिलेगा एक्टिनॉइड। बेटा एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनॉइड, जो F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, सारे बोले तो लॉरेंशियम तक। अब जरा देख लीजिए कि F ब्लॉक एलिमेंट है कौन। सबसे पहले इनको हम याद कैसे रखेंगे, ये देख लीजिए, सिंगल है मेरे पास। एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर 41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने बोला एक था पैदल चलने वाला आपको यहां नहीं दिखेगा, याद रखना है, प्रैक्टिस मांगता है बेटा ये। और आप भी जानते हैं कितनी बार पढ़ने के बावजूद आज तक आपको F ब्लॉक कभी याद नहीं हुआ होगा, ना ही किसी ने आपको F ब्लॉक याद कराया होगा। तो प्रयास करिएगा कि जिस तरह से मैंने इसे खुद याद रखा है आपको भी याद हो जाए, क्योंकि जब ये याद रहेगा तभी आप इनके एप्लीकेशंस को अच्छे से कर पाएंगे। आगे चलेंगे, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर। फर्दर आपको एक गैप मिलेगा, दिनों में चलकर आपको नहीं दिखेगा, ये भी मैंने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बना रखा है। इसको भी कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है।
फर्स्ट में FM रहता है बेटा, ये भी एक बात ध्यान देने की है। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो जरा आप देखिएगा, हम जानते हैं कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है जो मैंने आपको सिखा रखा है, और दूसरा हम पढ़ते हैं आइडियलाइज्ड। क्या पढ़ते हैं? आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो नेचर की बातों को प्रमाणित करने के लिए, नेचर की बातों को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम बोलते हैं आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपने लैंथेनॉइड में देखा था, अगर मैं एक्टिनियम से स्टार्ट करूं तो एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल MP और PU यहां तक चलो ले लेता हूं। तो सबसे पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लेंगे। एटॉमिक नंबर जब हम इनका लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्टिनियम हमारा लैंथेनाइड यानी कि La के बाद AC आता है। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 50। हम जब एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कैसे किसका निकाला जाए ये मैंने आपको सिखा भी रखा है। आप जरा देख लीजिए, ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम आता है, फिर यहाँ इट्रियम आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके नीचे लैंथेनम आ जाएगा, फिर एक्टिनियम आ जाएगा। इसका आप जानते हो 21 है। मैंने क्या बताया था इसमें क्या चलेगा? 18, 18, 32। जब मैंने बोरान ट्रायड आपको पढ़ाया था तो सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना आपको सिखाया था। ये क्या हो जाएगा? 39, ये क्या हो जाएगा? 57, 8 7 15 और सॉरी 7 2 9 और 5 3 8 89 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो ये देख लीजिए, यहां पे हम इसका एटॉमिक नंबर कितना लिख देंगे? 89 लिख देंगे। और हम एटॉमिक नंबर जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो आगे जब हम चलेंगे बेटा और आगे चलेंगे तो देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। 89 के बाद यहाँ एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 90, 91, 92, 93 और 94 हो जाएगा। अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा देखें, सबसे पहले कि अगर इनर्ट गैस में हम जानते हैं कौन कौन है? हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। जीनॉन के बाद रेनॉन आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। अब अगर हम यहां पर 86 लिख देंगे तो बार बार हमको 1s2 2s2 करके 86 तक नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे वहां 6s2 खुलता था लैंथेनॉइड में, वैसे ही एक्टिनॉइड में कौन खुल जाएगा? 7s2। जैसे लैंथेनॉइड में 4f खुलता था वैसे यहां कौन खुल जाएगा? 5f। जैसे ही लैंथेनॉइड में कौन खुलता था? 5d, वैसे यहां कौन खुल जाएगा? 6d। अब 7s2 करते ही 86 और 86 और 2 कितना हो गया? 88। एक इलेक्ट्रॉन बचा। उस एक इलेक्ट्रॉन को नियमतः कहां जाना चाहिए था? 5f में जाना चाहिए था, लेकिन वो 5f में नहीं जाकर के कहां जाता है? 6d में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तभी हम इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा पाएंगे और इसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तभी डिफाइनेबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहां इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के बजाय कहां जाएगा? यहां जाएगा। सिमिलरली आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 5f 6d1 और 7s2 हो जाएगा। अब आगे हम ध्यान से चलेंगे। अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़ीनॉन लिखते ही 86 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ज़ीनॉन नहीं लिखेंगे, यहां रेडॉन लिखेंगे। सॉरी, रेडॉन लिखते ही हमारा 86 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही हमने यहां रेडॉन लिख दिया 86 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब 86 के बाद 7s2 करते ही क्या हो गया? 88 हो गया। अब 5f में 2 चला जाएगा और 6d क्या हो जाएगा? 0। ये तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन अब हमको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो हम अगेन क्या लिख देंगे? Rn 5f1 6d1 7s2। फिर इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? Rn 5f3
6d0 7s2, यहां पे क्या लिखेंगे Rn 5f2 6d1 7s2। ऐसा देखिए हम पहले वही कर रहे हैं जो हमने सीखा है, जो मैंने आपको बताया है। फिर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकाल के 6d में डाल दे रहा हूं। क्यों डाल दे रहा हूं, 1000 बार बता दिया, अब बताने की इच्छा नहीं है। यहां पर Rn और 5f4 6d0 7s2 है। उसके बाद यहां आ जाएंगे, क्या हो जाएगा Rn 5f3 6d1 और क्या हो जाएगा 7s2। यहां पे आ जाइए, अगेन शिफ्ट कर दीजिए Rn 5f5 6d0 7s2। यहां पे क्या हो जाएगा Rn 5f4 6d1 7s2। सिमिलरली यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा Rn 5f6 6d0 7s2। यहां क्या हो जाएगा Rn 5f5 6d1 7s2। इसको बेटा तुम जानते हो, इसको आंख बंद करके कर लोगे मेरी सिखाई गई बातों से। फिर जबरदस्ती F में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना है, कहां पर D में। क्यों कर देना है शिफ्ट, क्योंकि उनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। Pu के बाद आगे क्या बचेगा बेटा Am, ध्यान देना है एमरिशियम पे आपको। उसके बाद क्या बचेगा Cm, फिर Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिएगा, यहां कॉलम नहीं बना रहा हूं, जो पहले लिखूंगा उसे ऑब्जर्व मान लेना, जो बाद में लिखूंगा उसे चलो बना देते हैं आइडियलाइज्ड मान लेना। जैसे ही आप Am पे आओगे तो नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Rn 5f7, ध्यान देना हाफ फील्ड है, हाईली स्टेबल 6d0 7s2। मैंने इस पे स्टार लगा रखा है, तो सारे के सारे एक्टिनॉइड +3 नहीं दिखाते। इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है। अब ये मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, +2 होता है, तो यहां कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑब्जर्व ठीक वैसा ही कौन हो जाएगा, आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा ठीक वैसा ही, आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर फर्दर आप चलोगे तो क्या हो जाएगा Rn 5f8 6d0 7s2। फिर आपको वही करना है, क्या Rn 5f7 6d1 7s2। यहां पे आ जाइए आप, देखिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट कर दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करते हुए जाइए। अब मैं यहां पे डॉट कर देता हूं, ये प्रोसेस एज इट इज चलता जाएगा, लेकिन फिर यहां चेंजेस आएंगे। NO पे ध्यान रखना, क्यों चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसका भी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो क्या हो जाएगा 2। अब जरा देखिए यहां 8 इलेक्ट्रॉन गया था, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, यहां 13, अब यहां कितना चला जाएगा 14। यानी कि Rn 5f 14 6d0 7s2। अब कोई कहे कि चेंज कर दो, जैसे लेंथेनाइड में हमने किया था, लेकिन हम यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्टार लगा के मालूम है कि इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ना होने के बजाय इजीली क्या दिखाते हैं +2 दिखाते हैं। +2 दिखाते हैं तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर कैपेबल टू एक्सप्लेन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO एलिमेंट। यहां से ये 6d0 हो जाएगा, ये 7s2 हो जाएगा, और फर्दर लास्ट में आ जाएगा लॉरेंशियम। तो लॉरेंशियम में हम क्या लिख देंगे Rn 4f14, और यहां क्या हो जाएगा 6d1 7s2। यहां भी क्या हो जाएगा Rn 5f14, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6d1 और 7s2। यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की A से लेकर के Z तक की सारी बातें मैंने फिनिश कर दी है आपके लिए।
अब डिपेंड करता है कि कितने डेडिकेशन से आप इन बातों को देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं और कितनी बातों को होल्ड कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि मुझे क्या आता है, मैटर ये करता है आप कितनी बातें मुझसे सीख पाते हैं और उनको कितना इफेक्टिवली एग्जाम में यूज कर पाते हैं। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल ये फील होगा कि आप किसी भी संस्थान में अगर पढ़ते होंगे तो आपको इससे पहले कभी एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं ही बताया गया होगा। अगर बताया गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसी तरह से डिटेल में बताया गया है तो और अच्छी बात है। आप यहां ध्यान दे लीजिएगा कि जब आप एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो AM और NO+2 दिखाते इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमें कुछ नहीं करना है, आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हर चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। किसी भी तरह का सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।